हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल केमिस्ट्रीडिया पे। ठीक है, आज हम लेके आए हैं आपकी 12th फिजिक्स के चैप्टर पहले का चौथा लेक्चर, और जो चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेशम क्षेत्र। ठीक है ना, तो मैंने चैप्टर का नाम मैंने वहाँ पर लिख रखा है। तो आज अपन इस लेक्चर में बातें करेंगे, कूलाम के नियम के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह देखेंगे। उसके बाद में अब हम बातें करेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत की, और उसके बाद में फिर बातें होंगी मतलब अपन तुलना करेंगे फिर किसमें गुरुत्वाकर्षण बल में और अपने पास में कूलम बल में। ठीक है ना, तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आ जाओ फटाफट। आज का लेक्चर छोटा हुआ लेकिन काम का लेक्चर है। मतलब आपके पास में जितनी भी मतलब क्या बोलते हैं, जितना भी मतलब ज़्यादा डीपली अगर पेपर वगैरह पूछा जाता है तो वहाँ पे बेटा क्वेश्चन वगैरह यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं। मतलब यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्ड होंगे और कुछ नहीं। ठीक है ना, तो चलो आज सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं। मतलब पिछले लेक्चर में एक छोटी सी बात रह गई थी, वो मैं यहाँ पे पहले सबसे पहले उसको क्लियर कर रहा हूँ। लास्ट में हम लोगों ने बात की थी, क्या बोलते हैं, पराबैलताम की। ठीक है ना, पराबैलताम की अपन ने बात की थी लास्ट में। बेटा पराबैलताम के अपन मान के बारे में बातें नहीं कर पाए। ठीक है ना, तो मान वगैरह अगर आपको वहाँ पर देखना है तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपके पास में निर्वात की कंडीशन है, किसकी, निर्वात की अगर बेटा स्थिति है, तो वहाँ पर बेटा आपके लिए पराबैलताम बोलो के, या फिर आप बोल दो आपेक्षिक गतिशीलता जिसको अपन बोल रहे थे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, तो बेटा निर्वात के लिए इसकी जो वैल्यू बेटा वो होती है 1। ठीक है, दूसरी बात कि अगर मैं यहाँ पे निर्वात के जैसे अगर मैं धातु की बात करूँ, धातु के लिए तो भाई धातु के लिए के की या फिर बोले तो एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, अनंत होती है। ठीक है ना, और अगर मैं इनके अलावा किसी और माध्यम की बात करूँ, अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए बात करें तो अन्य माध्यम के लिए बेटा के या एप्सिलॉन आर का जो मान है वो बेटा आपका या तो मतलब बराबर होगा या फिर ज़्यादा होगा। ज़्यादा ही होता है तो बेटा इसकी वैल्यू रहेगी तुम्हारे पास में 1 से ज़्यादा या फिर 1 के बराबर। ठीक है ना, अच्छा ये जो निर्वात की वैल्यू बेटा यही है, मान लो आपके लिए वायु के लिए, बस बेसिक सा मतलब बारीक सा डिफरेंस होता है। जैसे वायु के लिए इसकी वैल्यू होती है 1.003 या 4 के करीब होती है, जैसे भी मतलब इसको ही वहाँ पर मान लिया जाता है। ठीक है ना, तो भाई ये होते तुम्हारे पास में पराबैलताम के मान। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे जो अपना कूलम का नियम है उसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, तो कूलम के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु है ना, महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको मतलब ध्यान में रखने हैं। जब कभी भी आप कूलम के नियम की बात करेंगे तो आपको ये वाले पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है ना, अच्छा जी, पहले पॉइंट की बात करते हैं अपन। पहला पॉइंट क्या अपने पास में, मेरे पास में जो पहला पॉइंट है वो ये कि भाई कूलम का जो नियम है वो केवल स्थिर बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। मतलब स्थिर बिंदु आवेश, बिंदु आवेश बोले तो बहुत छोटा आवेश, बिंदु आवेश के लिए सत्य है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बात ये बनती है कि भाई बाई चांस कोई बड़ा आवेश हो तो क्या उसके लिए अपन इसको नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल लगा पाएंगे। और फिर यहाँ पे अपने को एक मतलब ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक अपने पास में ये रहेगी कि अगर कोई आवेश बड़ा है तो आप वहाँ पे उसके आवेश की दूरी बढ़ा दो। ठीक है ना, अगर बड़ा आवेश है तो आप दूरी बढ़ा दो, तो अगर आप उस आवेश को दूर ले जाकर रख दोगे तो वो आपको कैसा दिखेगा, छोटा दिखेगा। ठीक है ना, तो बड़े आवेशों के लिए भी आप इसको लगा सकते हो, पर कंडीशन शर्त ये है कि आप उसको बिंदु आवेश में पहले परिवर्तन करोगे, चेंज करोगे सबसे पहले उसको। ठीक है ना, अच्छा जी, दूसरी बात करें अपन बिंदु आवेशों के लिए, है ना, ऐसे लिखा बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो बड़े छोटी से छोटी दूरी, छोटी दूरियों एवं बड़ी दूरियों के लिए भी सत्य है। ठीक है, अच्छा देखो छोटी दूरी कहाँ तक ले सकते हैं अपन, मतलब इसकी मैं रेंज बता दूँ तुम्हें, तो मतलब परमाणु दूरियाँ जो आपकी 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है ना, ये आपके परमाणु के आकार का होता है मान, है ना, और या परमाणु दूरी होती है, परमाणु दूरी। ठीक है ना, और आप इसको 10⁻11 मीटर से लेकर आप इसको 10⁻15 मीटर तक की जो दूरी है बेटा उनके लिए यूज कर सकते हो। ये बेटा आपके पास में नाभिक का आकार होता है ना, ये नाभिक का आकार है।
नाभिक का आकार, परमाणु का जो नाभिक होता है उसके आकार की बात होती है, ठीक है ना। बेटा ये उसके लिए भी सत्य है, ठीक है ना। अच्छा तीसरी बात करें अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी मतलब बात कर रहा हूँ कि जो अपना कूलम बल है उसके लिए तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई जो कूलम का जो बल है, जो कूलम बल है, कूलम बल बेटा इसका जो मान है, कूलम बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से बेटा ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा, लेकिन नाभिकीय बल से कम होता है। नाभिकीय बल से कैसा होता है, कम होता है, नाभिकीय बल से कम होता है, ठीक है ना। देखो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि भाई साहब जो आपका बल जो है जितनी दूरी तक काम करता है, मतलब उसकी दूरी जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितनी दूरी तक अपना जो बल है वो काम करने लायक है बेटा, वो बल उतना ज़्यादा कमजोर हो जाता है। तो मतलब दूरी का मान जितना, मतलब जो बल जितनी छोटी दूरी के लिए बेटा लगेगा बेटा, वो जो आपका बल उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रबल होगा। ये नाभिकीय सबसे प्रबल बल है और तुम्हारे पास में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सबसे दुर्बल बल है। तो ये नाभिक मतलब मध्य बल है, मध्य प्रबलता का बल है, ठीक है इस तरह से। तो ये तुम्हारे पास में 3.2। अच्छा नाभिकीय बल के लिए अगर मैंने यहाँ पे बात कर दी तो देखो आपको ये कहे कि भाई जैसे आपके पास में कोई परमाणु है तो ये नाभिकीय बल कहाँ होता है, परमाणु में होता है। तो इसका काम क्या है कि भाई वहाँ पे ये एक्चुअल में प्रोटॉन को प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से, या फिर ऐसे बोले प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से भी जोड़ता है, ठीक है ना। तो मतलब इसके लिए बेटा आवेश वगैरह जो बातें हैं वो ज़्यादा इसके लिए महत्व नहीं रखती। तो इसका मतलब ये पर इसका मतलब बेटा ये कभी नहीं होगा कि मतलब नाभिक के अंदर अपना ये जो कूलम का बल है ये ना होता हो, है ना। होता तो बेटा इसका ये भी होता है, मतलब कूलम का जो बल है ये भी होता है, पर बेटे कारण इसका ये है भाई अपन इसकी बात क्यों नहीं करते, अपन इसकी बात बेटा इसलिए नहीं करते क्योंकि बेटा इस नाभिकीय बल की अपेक्षा इसका बेटा जो मान है वो काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। बेटा यहाँ पर केवल अपन किसकी बात करते थे, नाभिकीय बल की। तो भाई ये आपके पास में कूलम के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु थे। अच्छा चौथे पॉइंट, एक और पॉइंट की बात करें जो आपने मतलब पढ़ रखा है पहले, तो बेटा यहाँ पे जैसे अपन ने कूलम के बारे में 2 आवेशों का सिस्टम पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना। तो भाई वहाँ पे जितना मतलब एक आवेश दूसरे आवेश पर बेटा जितना बल लगाए, जैसे अब मैं यहाँ पे आवेश ले लूँ Q1 और यहाँ पे मैंने डिस्टेंस ले ली मैंने R और यहाँ पे ले लिया मैंने Q2, ठीक है। तो बेटा जो Q1 Q2 पर जितना बल लगाएगा उतना बेटा Q2 जो है Q1 पर बल लगाएगा, ठीक है ना। तो ये जो बल है बेटा एक दूसरे का पूरी डायरेक्शन होंगे, है ना, अगर ये सेम मतलब उसके हैं तो ये बात अपन ने कहाँ पे सीख ली, ये बात अपन ने सीख ली इसके सदिश निरूपण में कि भाई ये जो बल है मतलब इनके मान कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये अपने पास में चौथा पॉइंट है। इसके बाद में और कोई पॉइंट बचता है मेरे हिसाब से, इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो भाई ये आपके पास में कूलम के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। तो मैं इसको 18, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें, मैं 18 ठीक है। अब बेटा अपन बात करने वाले हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की, है ना। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लगा रहा हूँ अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है ना। अध्यारोपण का सिद्धांत इसको बेटा इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है ना। तो अध्यारोपण के सिद्धांत में बात करें तो इस वाले मतलब सिद्धांत में क्या बात की गई कि जैसे मान के चलो कोई आपका मतलब निकाय है जिसमें काफ़ी सारे आवेश हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे चलो एक्सेस बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये मेरे पास में ये मैंने कोई प्लेन बना लिया, एक्स वाई प्लेन बना लिया मैंने, ठीक है ना। ये एक्स है, ये मेरे पास में पाई है, ठीक है ना। ये मेरे पास में ओरिजिन पॉइंट है O, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारे आवेश पड़े हुए हैं, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे मेरा आवेश पड़ा हुआ है Q1, यहाँ पे मेरा आवेश पड़ा है Q2, यहाँ पे मेरे पास में आवेश पड़ा है Q3, ऐसे में बोल दूँ भाई लास्ट में जाके मेरे पास में आवेश पड़ा हुआ है Q1, है ना, ठीक है ना, इस तरह से। तो बेटा देखो इसके लिए क्या करना है अपने को, मतलब ये अध्यारोपण सिद्धांत बेटा ये बोलता है कि ये जो अपना आवेश है Q1, कोई सा भी आवेश आप इसमें ले सकते हो, ठीक है ना। ये जो आवेश अपना Q1 बेटा इस पर इन सभी आवेशों के द्वारा बल लगाया जा रहा होगा। तो भाई बेटा इस पर जो कुल बल का मान है बेटा इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो भाई सदिश योग के बराबर होता है, तो अगर मैं इसकी लंबाई लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँ
बहुल, मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ बहुल आवेश। बहुल का मतलब है काफी सारे आवेश, है ना। तो बहुल आवेशों के निकाय में, आवेशों के निकाय में, किसी एक आवेश पर, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा, सभी आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए, उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है ना, बोले ये इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। ध्रुवीकरण सिद्धांत क्या होता है कि बहुल आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब जैसे मैं यहाँ पे Q1 की बात करूँ तो भाई Q1 पर कौन बल लगाएगा, Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, Qn भी लगाएगा, ठीक है ना। भाई Q1 अपने पास में लास्ट चार्ज है, ये मान लो, है ना। तो यहाँ पे काफी सारे आवेश है, मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तुम्हारे पास में। तो अगर मैं इसके लिखूँ तो भाई मेरे पास में जो F पे मतलब F1 वेक्टर जो है, मतलब 1 पर लगने वाला जो फोर्स है बेटा वो किसके बराबर होगा, F12 वेक्टर के प्लस F13 वेक्टर के प्लस z लगा दो प्लस F1n वेक्टर, इसके बराबर होगा बेटा, ठीक है ना। तो अच्छा इसको बेटा कैसे लिख पाएंगे, मतलब इसको डिटेल फॉर्म में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले मैंने बेटा इनके मतलब जितने भी चार्जेस यहाँ पे लिखे सबसे पहले बेटा मैंने इनकी स्थिति सर्च करा ली इसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो मैंने इसका बनाया सबसे पहले, तो ये गया मेरे पास में, ये रहा, ठीक है ना। ऐसे करके हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो भाई इसका मैंने स्थिति सर्च मैंने बोल दिया कि R2 वेक्टर है, ठीक है ना। मैं स्थिति किसके सापेक्ष में डिफाइन कर रहा हूँ, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। उसके बाद में Q1 के लिए देखें तो भाई Q1 के लिए मैंने ये बना दिया ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये बेटा अपने पास में R1 वेक्टर। Q3 के लिए देखें तो Q3 के लिए बेटा मैंने इसकी स्थिति मैंने ये बना दिया, ये मेरे पास में कौन है, R3 वेक्टर है बेटा। ऐसे इसके लिए बना तो भाई ये बना दिया मैंने, ये क्या तुम्हारे पास में, ये Rn वेक्टर है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब भाई इनको फोर्स वगैरह लगेंगे तो भाई इनके लिए बना देते हैं कि भाई देखो Q1 की स्थिति Q2 के रेस्पेक्ट में देखें तो भाई ये अपने पास में यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक मैंने एरो खींचा इस तरह से, तो भाई ये तुम्हारे पास में R12 वेक्टर है, ठीक है ना। वो पहले की स्थिति दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। ऐसे करके ऐसे बेटा इसको बनाए तो भाई ये तुम्हारे पास में ऐसे है, तो भाई ये तुम्हारे पास में R13 वेक्टर है। ऐसे बेटा इसके रेस्पेक्ट में देखें इसको तो भाई इसके लिए मैंने ऐसे मैं ऐसा करो इसको डॉट रेट बना देते हैं, क्योंकि भाई तुम्हारे पास में पता है कि सबसे लास्ट वाला है nth नंबर वाला है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ऐसे करके लाइन खींच रहा हूँ डॉट में ऐसे करके, और ये बन गया मेरे पास में ऐसे करके, ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या होता है कि भाई इसका इकाई सदिश में लिखूंगा, इसका इकाई सदिश लिखना है मेरे को R12 कैप, इसकी डायरेक्शन बतानी हो तो ये R12 कैप, इसकी डायरेक्शन बतानी हो तो बेटा R13 कैप, और ऐसी बेटा अगर इसकी डायरेक्शन बतानी हो किसकी तुम्हारे पास में कहाँ ये रहा, ये R1n वेक्टर था बेटा, ठीक है ना। तो भाई इसकी अगर तुम्हें बतानी हो तो भाई इसके लिए इकाई सदिश क्या बनेगा तुम्हारे पास में R1n कैप, है ना। तो भाई यहाँ पे आपको डायरेक्शन इसके द्वारा देनी है, यहाँ पे डायरेक्शन आपको इसके द्वारा देनी है, यहाँ पे डायरेक्शन आपको इसके द्वारा देनी है, ठीक है ना। तो चलो भाई इन सबको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे अपन, F1 वेक्टर इक्वल टू 1 2 वेक्टर। तो बेटा यहाँ पे अपने पास में के को के रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद बेटा इसके लिए क्या आएगा तुम्हारे पास में Q1 और ये आ गया तुम्हारे पास Q2। अच्छा बेटा डिस्टेंस कौन सी काम आ रही है इनके लिए, R12 वेक्टर वाली काम आ रही है, तो R12 वेक्टर, ठीक है बेटा। अब तुम्हें पता है इसका स्क्वायर होता है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, तो ये मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया। अब बेटा यहाँ पे ये तो हो गया इसका परमाणु, दिशा बताने के लिए अपन क्या करेंगे भाई, इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो बेटा इसका यूनिट वेक्टर क्या है तुम्हारे पास में R12 कैप है, ठीक है ना। प्लस अब भाई इसको लिखे वेक्टर फॉर्म में, तो फिर से तुम्हारे पास में क्या आएगा, उसके बाद में Q1 Q3
बेटा इसके लिए मतलब दूरी कैसे लिखेंगे, r13 वेक्टर, और बेटा इसकी डायरेक्शन कैसे लेंगे अपन, r13 कैप, ऐसे करके, ठीक है ना। अच्छा जी, अब उसके बाद में प्लस का डेड डैश है ना, प्लस आया, अब इसके लिखेंगे तो भाई फिर से अपन ने क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया। उसके बाद बेटा यहाँ पे आया तुम्हारे पास में Q1, बेटा यहाँ पे आया तुम्हारे पास में Q1, यहाँ पे बेटा अपने पास में डिस्टेंस बताने के लिए 1n वेक्टर और इसका हो गया स्क्वायर, बेटा यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर। उसके बाद बेटा इसके लिए यूनिट वेक्टर कौन सा तुम्हारे पास में, r1n, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर r1n कैप, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा यहाँ से k को आप कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो भाई k को यहाँ से कॉमन निकाल दो, तो भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f1 वेक्टर इक्वल्स टू k को बेटा मैंने लिया यहाँ से कॉमन, तो k को कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या क्या बचेगा तुम्हारे पास में, Q1 Q2 अपॉन में r12 वेक्टर, और बेटा इस, चलो मैं ढंग से लिखूँ, r12 वेक्टर, बेटा इसका लिखना है स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके यूनिट वेक्टर क्या है इसका, r12 क्या है, प्लस ऐसे यहाँ से लिखें Q1 Q3 अपॉन में r वेक्टर 13 स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे ले हो जाएगा तुम्हारे पास में r13 कैप, ठीक है। ऐसे आगे इसके लिए लिखें प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास में Q1 Q1 अपॉन में r1n वेक्टर का स्क्वायर, और बेटा यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास में r1n कैप, ठीक है बेटा। तो ये बेटा तुम्हारे पास में अध्यारोपण के सिद्धांत का फॉर्मूला मान लो इसको, है ना, कि भाई इस तरह से लगता है बेटा तुम्हारा अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आप अब मतलब आप लोग ये भी चीज़ सीखे कि भाई किसी भी एक आवेश का अगर अपने को बल निकालना तो कुछ नहीं करना बेटा, अपने को क्या करना है कि हर एक चार्ज के द्वारा उसका बल देखना, और बल देखने के बाद बेटा उसका कर देना सदिश योग, है ना। सदिश योग यहाँ पे बात ये ऐसी क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे आपके जो चार्जेस है ना, प्लस के साथ साथ में माइनस के भी हो सकते हैं, तो भाई अगर प्लस के साथ में माइनस का चार्ज तो बेटा उसको सदिश योग में क्या होता है, उसको माइनस के साथ में लिखना पड़ता है फिर, ठीक है ना, इस तरह से। या फिर बेटा डायरेक्शन वगैरह अपोजिट वगैरह हो जाती है उसके लिए। अच्छा बेटा यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन तो ले सकते हैं अपन आराम से, जैसे मैंने बेटा यहाँ पे फोर्स ले रखी है अपने F12 वेक्टर, F13 वेक्टर, F1 वेक्टर, ऐसे करके बेटा फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो मेरा डायग्राम बेटा थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़ देखे तुम्हें, और फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप सारी चीज़ों को समझ जाएँ। तो मैं इसको r13 कैप को मैं इधर लिख रहा हूँ, r13 कैप, ऐसे करके, चलो ठीक है। अब देखो भाई Q2 बेटा इसका फोर्स लगाएगा तो भाई फोर्स की डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये वाली, तो भाई F12 वेक्टर की बेटा डायरेक्शन ये वाली, ठीक है ना, लीनियर लगेगा फोर्स, प्रतिकर्षण का बल है तो बेटा ये वाला फोर्स इधर जाने वाला है, ठीक है। Q3 के कारण बेटा इसका बल लगेगा तो भाई लीनियर लगेगा, दोनों प्लस के दिख रहे हैं अपने को, तो भाई ये मतलब इसी लाइन पे दूर की ओर प्रतिकर्षण होना है इस ओर, ठीक है ना। अच्छा बेटा n के कारण देखें तो भाई n अपना इस तरह से जा रहा है, तो भाई ये वाला अपने पास में क्या बोले बीच में सो के जाएगा, तो बेटा Q1 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ Q1, तो बेटा ये अपने पास में इस तरह से लिखना ऐसे जाएगा। तो अच्छा ये तुम्हारे पास में कौन सा F13 वेक्टर है बेटा, और ये तुम्हारे पास में कौन सा F1n वेक्टर है बेटा। तो बेटा इस तरह से आपका डायग्राम कंप्लीट होता है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बेटा आगे बढ़ेगा। तो ठीक है बेटा, अपन इसको साफ कर रहे हैं, चलो आप लोग बेटा नोट्स मेरे साथ ही बनाते चले, ठीक है ना, जिससे कि बेटा आपके पास में जितना मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपके पास में पहुँचे, ठीक है ना, पूरा मटेरियल आपके पास में पहुँचे। अच्छा जी, तो बेटा अब अपना जो टॉपिक है वो है अपने पास में गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल एवं कूलम बल में समानता एवं असमानता, ठीक है बेटा। अब अपने पास में टॉपिक बन रहा है ये बात, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला लिखूँ, उसके बाद बेटा बातें करेंगे अपन, ठीक है ना। तो बेटा गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे पास में, जो अपना F है, चलो मैं इसको G नोटेशन दे रहा हूँ, है ना, G है, F G ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटा इसका फॉर्मूला होता है G
m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, और बेटा कूलम बल का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, वो फॉर्मूला उसको मैं एफ सी के नाम से बोले दे रहा हूँ। ठीक है, एफ सी। बेटा ये तुम्हारे पास में क्या था, ये था तुम्हारे पास में के Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा मैं इसके पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो समझो, पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट देखो, गुरुत्वाकर्षण बल जो बेटा वो हमेशा आकर्षण बल होता है। मतलब कोई वस्तु बेटा इसे, मतलब कोई वस्तु है बेटा, उसको पृथ्वी हमेशा अपने केंद्र की ओर खींचती है, तो बेटा वो होता है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका मतलब बेटा ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है बेटा, इसकी प्रकृति कैसी है, केवल आकर्षण बल की है। तो मतलब बेटा ये तुम्हारे पास में गुरुत्वाकर्षण बल जो है एफ जी, जहाँ कहीं मैं एफ जी लिखूंगा वहाँ पे आप समझ लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। एफ जी आकर्षण बल होता है, बल होता है। लेकिन जहाँ कहीं बेटा एफ सी लिखेंगे अपन, वहाँ पे बेटा समझ लें कूलम बल की बात हो रही है। ठीक है ना, लेकिन एफ सी आकर्षण और प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार का होता है, दोनों ही प्रकार का होता है। ठीक बेटा, अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि देखो बेटा यहाँ पे तो आपके पास में m1 m2 मतलब बोले तो भाई द्रव्यमान यूज हो रहा है, जो वस्तु उनका द्रव्यमान यूज हो रहा है, और यहाँ पे बेटा उनके क्या आवेश यूज हो रहा है। तो भाई द्रव्यमान तो आपका एक ही प्रकार का होता है, तो बेटा एक ही प्रकार का यहाँ पे बल दिख रहा है, उस बल की प्रकृति कैसी, आकर्षण बल की। तो आवेश बेटा आपका दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेटा इस वजह से यहाँ बल की प्रकृति दोनों तरह की, आकर्षण भी और यहाँ पे प्रतिकर्षण भी है। ठीक है ना, अच्छा जी, दूसरी पॉइंट की बात करें तो बेटा दूसरा पॉइंट अपने पास में ये है कि बेटा ये भी मतलब अपने पास में आर इज 1/r स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा अपने पास अपने वो क्या दिख रहा है 1/r स्क्वायर। तो मतलब बेटा ये है कि दोनों ही बेटा जो बल हैं वो एक्चुअल में दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। दोनों ही बल, दोनों ही बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ठीक है बेटा। थोड़ा ये हो गया तुम्हारे पास में दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये समानता वाला पॉइंट है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास में असमानता वाला पॉइंट है एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है ना, तो बेटा समानता इनमें मतलब आपको देखने में मतलब आपको दिख रहा है कि समानता बेटा इनमें कम दिखेंगे, आपको असमानता आपको ज़्यादा दिखेंगी। ठीक है ना, अच्छा अगला पॉइंट देखें तीसरा। ठीक है बेटा, जो अपने पास में बेटा क्या बोलते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण बल है बेटा वो कूलम बल की अपेक्षा कैसा होता है, दुर्बल होता है। ठीक है ना, तो मैं इस बात को भी यहाँ पर लिख रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चलो इसको शॉर्ट में लिख रहे हैं भाई, मतलब लैंग्वेज चेंज नहीं कर रहे, एफ जी एफ सी की अपेक्षा, एफ सी की अपेक्षा दुर्बल बल है, दुर्बल बल है। ठीक है ना, तो भाई दुर्बल बल है, तो भाई अगर इसके लिए बातें करें अपन, तो भाई दुर्बल बल के लिए कैसे बातें करेंगे अपन, तो बेटा देखो यहाँ पे अपने पास में अगर जैसे मान लो दो प्रोटोनों के लिए बेटा अगर मैं इनमें मतलब अंतर देखूँ, भाई दो प्रोटोनों के बीच में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और लगने वाला कूलम बल, तो बेटा यहाँ पे जो अपना एफ सी है बेटा, जो एफ सी है दो प्रोटोनों के मध्य, दो प्रोटोनों के मध्य, दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाला एफ सी एफ जी की तुलना में, एफ जी की तुलना में क्या बोलते हैं 10 की पावर 36 गुना होता है। इतना बेटा पावरफुल है तुम्हारा कूलम बल गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है ना, प्रोटॉन के लिए अगर दो इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए बेटा इसकी जो वैल्यू है बेटा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन के लिए देखें बेटा ये लगभग 10 की पावर 43 गुना होता है बेटा। बेटा इसका मतलब ये कि भाई कूलम बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बेटा
काफ़ी मतलब कैसा है, प्रबल बल है, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये तुम्हारे पास में पॉइंट है। अच्छा बेटा, ये जो अपने पास में एफ जी है, एफ जी केवल द्रव्यमानों के लिए और एफ सी केवल आवेशों के लिए प्रयुक्त होता है। ये भी वही काम की बात है, ठीक है ना, प्रयुक्त होता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट बोले, मैं इसको साफ करूँ, यहाँ पे मैं पांचवा पॉइंट लिखूंगा अपना, ठीक है ना। तो जैसे फॉर्मूला आपने देख रखे, तो ये फॉर्म में यहाँ से इसको साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पांचवा पॉइंट लिखेंगे बेटा अपना। पांचवा पॉइंट बेटा कुछ नहीं है, फालतू का पॉइंट है, फिर मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना। पॉइंट ये था कि जहाँ पे बेटा एफ जी में नियतांक जी होता है, मतलब इसको बेटा गुरुत्वीय नियतांक बोलते हैं ना। तो जी और एफ सी में नियतांक के अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये तुम्हारे पास में गुरुत्वाकर्षण बल और कूलॉम बल में समानता है और असमानता है, ठीक है बेटा। सभी पॉइंट्स बेटा अच्छे हैं, तो आप बेटा इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। और जिस बेटा में तो ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर जो है वो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना। तो बेटा इससे अगली जो क्लास है बेटा वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगले लेक्चर में बेटा अपन देखेंगे वैद्युत क्षेत्र को, ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की बेटा बात होंगी, तो बेटा यहाँ तक ये मान लो आपके लिए एक तरह से बेसिक है, ठीक है। तो जैसे बेटा आपका ये चैप्टर फिनिश होगा तो बेटा उसके बाद मैं आपको NCERT के न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। तो बेटा इसी तरह से आप पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। धन्यवाद।